नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे अभ्यर्थी हमारे साथ एक बार जुड़ करके क्लास को बेहतरीन बनाते हैं। आज शुगर केन का पार्ट 3 है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये अंतिम पार्ट भी है। शुगर केन की खेती पर आज हम लोग महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। सभी प्यारे अभ्यर्थी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। जो बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आने वाली है 25 दिसंबर। क्या है खास वाईडी परिवार की ओर से, तो यूपी स्पेशल का ऑफर आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है और बहुत ही जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप फैकल्टी के द्वारा हम कंप्यूटर की क्लास आपको देने वाले हैं। बस कुछ ही क्षण की बात है, आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिलने लगेंगी। जैसा कि हमने आपको जब बैच का अनाउंस किया था तो सिर्फ 65 नंबर का अनाउंस किया था और 49 रुपए के बैच में आज हमारा एजीटीए का बैच 249 रुपए का है, जिसमें हम आपको 35 मार्क्स और ऐड कर दे रहे हैं उसी फीस में। उसके लिए कोई भी अतिरिक्त आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये आपके प्रेम और सहयोग के प्रति ऐसी श्रद्धा संस्थान की आपके ऊपर झलक रही है। आपको कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का भी कहीं नहीं मैटर ढूंढना है। आपको संपूर्ण एजीटीए का पाठ्यक्रम वाईडी परिवार के ऐप पर, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस धैर्य बनाकर पढ़ाई करिएगा। ये आप लोगों के लिए ऑफर है कि आपको कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। कुछ बच्चे का डिमांड ये है कि सर जो हम लोग पैड बैच में एडमिशन ले रखे हैं उनमें माइनर सब्जेक्ट को ध्यान में दीजिए। देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई मेजर कोई माइनर नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट हमको पढ़ने रहते हैं क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्किंग का। हर सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स आने हैं तो हमको हर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आज हम शुगरकेन पे चर्चा करेंगे, कल हम चुकंदर पे चर्चा करेंगे। चुकंदर की खेती पढ़ने के बाद फिर हम यानी कि परसों से एग्रोनॉमी के कुछ और अनसुलझे टॉपिक पर आपका विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे परसों की क्लास से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। शुगर केन की खेती में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने बिंदु क्या आएगा? शुगर केन में हम कल रोग और कीट पर चर्चा करने वाले थे, तो आज रोग और कीट पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा रोग, डिजीज, कि शुगर केन में कौन कौन से डिजीज लगते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हम आपके बीच डिस्कशन करके जाएंगे। तो बस उस चीज का ध्यान रखना कि जो भी चीजें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं यानी कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको नजरअंदाज मत करिएगा। सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। उसके साथ साथ क्लास में जुड़ जाइएगा। तो पहला रोग हम बात करते हैं फाहला ब्लाइट। क्या बात करते हैं? फाहला ब्लाइट, फाहला ब्लाइट या फाहला झुलसा। इसको बोलते हैं फाहला ब्लाइट, फाहला ब्लाइट। ठीक है, फाला झुलसा या फाला ब्लाइट, हम इस प्रकार से इसको ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाला ब्लाइट क्या होता है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फाला झुलसा, फाला झुलसा। तो ये फाला ब्लाइट जो होता है मैग्नीज की कमी से होता है या मैग्नीशियम की कमी से होता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो शुगरकेन में फाला ब्लाइट होता है मैग्नीज की कमी से। किसकी कमी से? मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज क्या है? पोषक तत्व है, इस बात का भी ध्यान रखना। मैग्नीज की कमी से। अब कभी भी यहां पर ऐसे भी आ सकता है, मैग्नीज की कमी से ना देकर के ऑप्शन क्या आ सकता है? पोषक तत्व की कमी। तो ये भी ध्यान देना, पोषक तत्व की कमी, पोषक तत्व की कमी। और अगर और भी उलझाना चाहेगा एग्जामिनर तो आपको क्या दे सकता है? अजैविक कारक की वजह से होता है। क्या होता है? अजैविक कारक। ये रोग करने का कौन सा कारक होता है? एबायोटिक फैक्टर। कौन सा होता है? एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक। तो रोग करने का ये कौन सा कारक है? अजैविक कारक है, अजैविक कारक। कारण लिख दिया, अजैविक कारक। तो इस प्रकार से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है
ऑप्शन में दे करके, कोई जरूरी नहीं मैंगनीज की कमी दे, वो 4 ऑप्शन बना सकता है, जैविक कारक, अजैविक कारक, या आपके इन दोनों के बीच की कड़ी मीजोबायोटिक फैक्टर बना सकता है, तीसरा इनमें से कोई नहीं दे सकता है। आप रटते रह जाओ मैंगनीज की कमी, वहां पर इतना ध्यान नहीं आता दिमाग एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत सारी टेंशन भी सताती है कि हमारा होगा कि नहीं होगा। कल एक बच्चे का फोन आया मेरे पास शाम को, तो वो कह रहा सर मैं पढ़ता हूँ, सब कुछ है, अच्छा है, याद होता है, मैं क्वेश्चन भी बना लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कहीं मेरा एक क्वेश्चन छूट गया। तो हमने कहा पहली बात तो तू आयोग मत बन, एक स्टूडेंट बन। अगर स्टूडेंट बनना है तभी तो तैयारी कर बढ़िया से, तो आयोग बन जा रहा है कि कहीं से प्रश्न आ गया। अरे इससे क्या मतलब तुम्हें कहीं से प्रश्न आ गया, कैसा प्रश्न आएगा पूछ रहा है, पता नहीं कौन सी किताब से प्रश्न आए। हमने कहा ये आयोग का काम है कि कहाँ से क्वेश्चन लाना है, कहाँ से डालना है, कैसा डालना है, तेरे को मतलब क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो कदापि ऐसा मत सोचिएगा, बस निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। तो हमने देखा फाला झुलसा रोग देख लिया, दूसरा हम देखते हैं लाल सड़न। लाल सड़न रोग, लाल सड़न रोग की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेड रॉट, रेड रॉट इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या यहां से आएगा जरा ध्यान देते हैं। रेड रॉट से सबसे पहले तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है भाई साहब, कवक की वजह से होता है। और उस कवक का नाम क्या होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। क्या होता है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। एक होता है कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स, मैंगो में लगता है इस कवक से, बताना कौन सा रोग है मैंगो में, कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स। तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नाम के कवक से लगता है। इसकी खोज अगर क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत बार पूछा जाता है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी जो खोज है वो बटलर साहब ने की थी 1906 में, बटलर 1906 में की थी। बटलर को हम इंडियन फाइटोपैथोलॉजी का जनक मानते हैं, भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक, इन्होंने ही इसको खोजा था। जो लाल सड़न रोग होता है इसमें फंगस का कोनिडिया जो होता है वो फ्लैम शेप बनता है। कैसा, फ्लैम शेप का बनता है, ज्वाला के आकार का कोनिडिया बनता है। ये बहुत डीप अगर क्वेश्चन जाएगा, पैथो के केस में जाएगा, तब वहां से पूछ सकता है कि इसमें ज्वाला के आकार की कोनिडिया बनती है, जो ये फंगस होता है वही क्या होता है, इसको इन्फेक्शन करता है। तो लाल सड़न रोग के बारे में हमने देख लिया। क्या होता है, खेत में या प्रभावित प्रभावित तने से अल्कोहल जैसी गंध आती है, प्रभावित तने से अल्कोहल जैसी गंध आती है, अल्कोहल जैसी गंध आती है। यहां तक बात समझ में आ गया कि जो प्रभावित तना होगा उसमें कैसी गंध आएगी, अल्कोहल जैसी गंध आएगी। ठीक है, इसका अगर रोकथाम हम करना चाहें तो रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, इसकी रोकथाम या उपचार अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो रोकथाम और उपचार में हम क्या देखते हैं, एग्लोल या एरिटोन से उपचारित, एग्लोल से सेट्स को उपचारित करते हैं। सेट्स मतलब गन्ने का टुकड़ा, सेट्स को उपचारित करते हैं। कैसे उपचारित करते हैं जरा ध्यान देंगे। 0.5% एग्लोल को पानी में घोर लिए, और पानी में घोल के बाद हम क्या किए, इन टुकड़ों को उसमें डाल दिए। अब टुकड़ों को डालने के बाद थोड़ी देर बाद उन एग्लोल के सोल्यूशन से टुकड़ों को बाहर निकाल लेते हैं, और उन्हीं टुकड़ों को जाके फील्ड पर हम क्या करते हैं, बुवाई करते हैं। तो अगर ये एग्लोल से उपचारित हैं टुकड़े तो इनमें लाल सड़न रोग नहीं लगता है। लाल सड़न से आपसे यही पूछा जाएगा, रेड रॉट किससे लगता है, तो लाल रंग की धारी पड़ जाती है। क्या होती है, तने में लाल रंग की धाड़ी, तने के अंदर, तने के अंदर क्या होता है, लाल रंग की धारी, लाल रंग की धारी पड़ जाती है। और कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में तने में लाल रंग की धारी पड़ जाती है। जैसे ये गन्ने का तना है, ये गन्ने का तना है, और ये इसमें क्या है, इंटरनोड बने हुए हैं। अब ध्यान देना,
कि इस प्रकार से धारी बन जाएगी, इस प्रकार से धारी बन जाएगी। ठीक है, ये लाल रंग की धारियां होती हैं। ये लाल रंग की जो धारी है तने के अंदर, यही लाल सड़न रोग को हमें पहचान कराती है। यहाँ तक हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि अगले रोग की ओर हम बढ़ेंगे और अगला रोग पढ़ेंगे। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम तीसरे रोग की ओर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब हम तीसरे रोग पर चर्चा करेंगे। तो तीसरा रोग गन्ने में कौन महत्वपूर्ण सा आता है? लाल धारी रोग, रेड स्ट्रिप। देखना, एक रेड रॉट हमने पढ़ा, अब एक रेड स्ट्रिप पढ़ रहे हैं। रेड स्ट्रिप डिजीज, लाल धारी रोग, लाल धारी रोग। इसमें क्या होता है? धारियां पड़ जाती हैं लंबी लंबी। कहाँ पे पड़ेंगी? पत्तियों पे पड़ेंगी। ध्यान देना, पौधे की पत्तियों पर लाल रंग की धारियां, पादप की पत्तियों पर लाल रंग की स्ट्रिप्स पड़ जाती हैं। स्ट्रिप्स पड़ जाती हैं जिससे पत्तियां सूखने लगती हैं। ये इसका सिम्टम है। ये रोग किससे होता है? तो ये रोग होता है जीवाणु से। किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम क्या है साहब? तो जैंथोमोनास, जैंथोमोनास एल्विलियंसिस कहीं कहीं लिखा मिलेगा, कहीं कहीं रूब्रिलियंसिस मिलेगा। ठीक है, रूब्रिलियंसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया से ही ये रोग होता है। तो हमने शुगर केन में जो तीसरा रोग हो रहा था उसके बारे में चर्चा कर ली। अब और रोग के बारे में पढ़ते हैं, चौथा रोग, पांचवा रोग। इस प्रकार से हम सारे रोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है चौथा रोग, ग्रासी स्टंट या ग्रासी सूट। ग्रासी सूट, ग्रासी सूट क्या होता है? ग्रासी सूट डिजीज, पौधा घास के जैसा एकदम झमड़ा झमड़ा दिखाई देने लगता है। क्या होता है? पादप जो है घास जैसा दिखाई देने लगता है। पादप छोटा एवं घास जैसा दिखाई देने लगता है। घास जैसा दिखाई पड़ने लगता है, पड़ने लगता है। तो ग्रासी सूट किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। कौन सा? आपका ग्रासी सूट। मतलब जो तना होगा वो घास जैसा झमड़ा झमड़ा सा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको दिखेगा ये पौधा। जैसे मान लो ये कोई सॉइल की सतह है और इस प्रकार से आपको ये दिख जाएगा। इस प्रकार से ये घास के जैसा दिखेगा और छोटी सी इस प्रकार से ग्रोथ होगी। इस प्रकार से ये पौधा आपको दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। ये ग्रासी सूट डिजीज का इंडिकेटर है। और पांचवा जो डिजीज है, रैटून स्टंटिंग, जो पेड़ी होती है, रैटून स्टंटिंग डिजीज, स्टंटिंग डिजीज, जिसको हम लोग बोल देते हैं गंडुआ रोग, गांव में बोल देते हैं ना। जो गांव में कहीं कहीं इसको बुतैला रोग भी बोलते हैं। कोई गन्ना छोटा रह जाता है, जब पेड़ी हम लेते हैं तो पेड़ी में पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है, पौधा छोटा रह जाता है, सूख जाता है गन्ना। तो रेटून स्टंटिंग डिजीज जो होता है ये क्लेबीबैक्टर जाइली नाम के जीवाणु द्वारा होता है। कौन सा? क्लेबीबैक्टर जाइली, क्लेबीबैक्टर क्लेबीबैक्टर जाइली, क्लेबीबैक्टर जाइली नाम के जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है,
ये रोग हमने देखे शुगरकेन के। अब हम पेस्ट पर चर्चा करेंगे। जो पेस्ट इसका इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो पेस्ट पे चर्चा हम लोग कर लेंगे। फटाफट से आप रोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और रोग के बाद हम चर्चा करेंगे पेस्ट के ऊपर, क्योंकि अभी पेस्ट के ऊपर चर्चा करनी है, फिर गन्ने की कुछ वेराइटियों पर देखना है, प्रजातियों पर, स्पेसीज पर देखना है। तो अब हम बात करेंगे इंसेक्ट पेस्ट या कीट। गन्ने में कौन कौन से कीट लगते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा में इसको ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान देना। और आपके एजीटीए के जो पैथोलॉजी के सिलेबस में ये इंसेक्ट और सॉरी ये डिजीज ही हैं सिर्फ। उसके बाद जो कॉमन सी चीज़ें हैं हमने आपको करा रखी हैं। हमने प्लांट पैथो पर जो बेसिक से इंफॉर्मेशन हमने 5 लेक्चर में दे दिया है। अब उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डिजीज वगैरह के सिम्टम वाली, वो जैसे ही हमारा क्रॉप प्रोडक्शन समाप्त होगा, हम प्लांट पैथो की क्लास में वो डालने लगेंगे, क्योंकि अब आपको हम यहाँ एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। जब वहाँ हम आपको उसके सिम्टम पढ़ाएंगे तो कम से कम आपको ये याद रहेगा कि सर ये रोग इस फसल में लगता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ए है, तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसलिए मैंने उस क्लास को रोक के रखा थोड़े दिनों तक, ताकि आपको नया ना लगे कुछ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीट में। तो सबसे पहले कीट आता है पायरिल्ला। क्या आता है? पायरिल्ला। इसी को बोलते हैं पत्ती लपेटक, लीफ रोलर। लीफ रोलर, इसको पत्ती लपेटक भी कहते हैं, पत्ती लपेटक कीट। ये पत्तियों में लिपट कर पत्तियों को गोल गोल बनाकर खा जाता है। तो जो पायरिल्ला होता है, इसका नाम क्या होता है? लीफ हॉपर इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शुगरकेन लीफ हॉपर। लीफ हॉपर कहीं आ जाए शुगरकेन लीफ हॉपर, तो आप ध्यान रखना, इसका नाम होता है पायरिल्ला परप्यूसिल्ला। पायरिल्ला परप्यूसिल्ला, परप्यूसिल्ला, पायरिल्ला परप्यूसिल्ला है। इसके लिए एक जैविक कीट प्रयोग करते हैं। इसका नियंत्रण अगर हमें करना हो तो यहाँ पर एक जैविक कीट प्रयोग करते हैं। क्या? पैरासिटोइड। पैरासिटोइड, जिसको परजीव्याम कहते हैं, परजीव्याम। एक पैरासिटोइड प्रयोग करते हैं, और उस पैरासिटोइड का नाम क्या होता है? इपीरिकैनिया मिलेनोल्यूका। इपीरिकैनिया, इपीरिकैनिया मिलेनोल्यूका, मिलेनोल्यूका।
आगे हम बात करते हैं कुछ अन्य पहलुओं पर जो कि चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कुछ माइक में इशू आ गया था, उस वजह से आपको दोबारा मैं बता देता हूँ कि कीट पर हम बात करते हैं तो पायरिल्ला या लीफ हॉपर बोलते हैं, पत्ती लपेटक कीट, शुगर केन लीफ हॉपर के नाम से इसको जानते हैं। इसका नाम होता है पायरिल्ला परप्यूसिल्ला। क्या होता है? पायरिल्ला परप्यूसिल्ला। और ये जैविक नियंत्रण इसका किया जाता है। जैविक नियंत्रण में हम एक पैरासिटोइड प्रयोग करते हैं, परजीव्याम जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है इपीरिकेनिया मेलेनोल्यूका। क्या प्रयोग करते हैं? इपीरिकेनिया मेलेनोल्यूका। दूसरा कीट आता है टॉप बोरर। जो आप पहली सिंचाई करोगे तो देखोगे गन्ने की ऊपरी पत्ती निकालोगे कलियां, तो उसमें आपको सूंडी बैठी मिलेगी, वो टॉप बोरर होते हैं। इसका नाम होता है टोपोराइजन निवेला। लक्षण देता है डेड हार्ट का सिम्टम और वंची टॉप जैसा अपीयरेंस दिखाई पड़ता है। उसके बाद गुरदासपुर बोरर, ये पंजाब के गुरदासपुर में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, परंतु आज ये यूपी और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी देखा जाता है। इसका नाम होता है एसिगोना स्टेनेला। अब एक और कीट लगता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चौथा सुगरकेन व्हाइट फ्लाई। क्या होता है? सुगरकेन व्हाइट फ्लाई। तो चौथा कीट के बारे में हम बात कर लेंगे, सुगरकेन व्हाइट फ्लाई। सुगरकेन व्हाइट फ्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सुगरकेन व्हाइट फ्लाई, तो आप बेमेसिया टेबेसाई ही लगा के चले आओगे, इसलिए इसको जानिए। सुगरकेन व्हाइट फ्लाई होता है, इसका नाम होता है एल्यूरोलोबस वेरोडेंसिस। एल्यूरोलोबस वेरोडेंसिस, एल्यूरोलोबस वेरोडेंसिस, वेरोडेंसिस। तो एल्यूरोलोबस वेरोडेंसिस नाम से ये हम सुगरकेन व्हाइट फ्लाई को पढ़ते हैं। अब जो हम बोरर इंसेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? जो बोरर कीट देखते हैं, यहां पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो बोरर इंसेक्ट होते हैं, बोरर इंसेक्ट, बोरर का मतलब होता है छेद करने वाले कीट। क्या होंगे? छेद करने वाले कीट। बोरर का मतलब होता है छेद करने वाले कीट। जो छेद करने वाले कीट होते हैं उनको हम बोरर कीट बोलते हैं। ये जो बोरर होते हैं लेपिडोप्टेरा में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोरर के बारे में, तो इनका हम सुगरकेन में जो बोरर इंसेक्ट होते हैं, किसमें? सुगरकेन में। तो इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं जैविक नियंत्रण। क्या प्रयोग करते हैं? जैविक नियंत्रण। तो ध्यान देना, जैविक नियंत्रण हम क्या प्रयोग करते हैं? तो एक इग पैरासिटोइड का प्रयोग करते हैं हम। किसका? एक इग पैरासिटोइड का प्रयोग करते हैं। और उस इग पैरासिटोइड का क्या नाम होता है? तो ये ध्यान देना कि उस इग पैरासिटोइड का नाम होता है ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस। क्या नाम होता है? ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस। ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस, कहीं कहीं चिलोन्सिस मिलेगा। तो ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस होता है। इसके जो अंडे होते हैं, इसके जो इग होते हैं, इग्स होते हैं इसके, वो कहां पे लगाए जाते हैं? ट्रोकोकार्ड। ट्रोकोकार्ड। क्या होता है ट्रोकोकार्ड? जरा ध्यान देते हैं। एक ग्रीन कलर का टुकड़ा होता है, ये होता है ट्रोकोकार्ड। और इस पर ये अंडे लगे रहते हैं इस प्रकार से, ये इस पर अंडे रहते हैं इस प्रकार से। और ये अंडे माना जाता है कि एक ट्रोकोकार्ड पर 16 से लेकर के 20,000 अंडे लगे होते हैं। और ये जो बोरर इंसेक्ट आते हैं, इन अंडे को खाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है। ये होते हैं 16K से लेकर के 20K तक क्या होते हैं? इग्स होते हैं। किसके? तो ट्राइकोग्रामा के। तो ट्राइकोग्रामा किलोन्सिस क्या है? एक पैरासिटोइड है जिसका प्रयोग हम बोरर इंसेक्ट को रोकने के लिए करते हैं। ट्रोकोकार्ड एक हरे रंग का कागज होता है, इस पर अंडे लगे रहते हैं। जैसे ये बोरर आते हैं, इस अंडे को खाते हैं और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्रभावित होने लगता है और ये मर जाते हैं। हम बात करते हैं ट्राइकोग्रामा। एक होता है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा होता है एक फंजीसाइड। ट्राइकोग्रामा क्या है? एक इंसेक्ट है। और एक और होता है जाइगोग्रामा। जाइगोग्रामा एक क्या है? एक बाइकोलराटा है। जाइगोग्रामा बाइकोलराटा एक इंसेक्ट है, वीटल है, जिसका प्रयोग हम गाजर घास को मारने के लिए करते हैं। तो ये ग्रामा ग्रामा वाला सब मामला ड्रामा कर देता है।
तो इसको ध्यान रखना, एक दिन और हम इसको डिटेल से बता देंगे। यहाँ तक हमने शुगर केन के बारे में इंसेक्ट वगैरह पर चर्चा कर ली। अब शुगर केन से संबंधित हम कुछ और वार्तालाप कर लेते हैं, जैसे गन्ने का वर्गीकरण, या गन्ने का वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, गन्ने का वर्गीकरण। तो गन्ने का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो दो प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। एक कल्टीवेटेड स्पीसीज, एक कल्टीवेटेड स्पीसीज, और एक जो आएगा वो आएगा वाइल्ड स्पीसीज। क्या आएगा, वाइल्ड स्पीसीज, मतलब जंगली जातियां। एक तो होगा खेती योग्य जातियां और एक होगा जंगली जातियां। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, गन्ने की कौन सी कल्टीवेटेड स्पीसीज है, कौन सी वाइल्ड स्पीसीज। तो सबसे पहले हमारे जहन में बात आती है कि इसको भी हम तीन भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है सेकेरम, यहां पर हम इस प्रकार से लिख देंगे ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये गन्ने की स्पीसीज होती है। इसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल केन कहते हैं, इसको ट्रॉपिकल या नोवेल केन बोलते हैं, ट्रॉपिकल या नोवेल केन इसको बोलते हैं। ठीक है, किसको, सेकेरम ऑफिसिनेरम को ट्रॉपिकल या नोवेल केन बोलते हैं। इसमें टूयन कितना होता है, तो इसमें टूयन होता है 80। क्या होता है, 80 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो तना होता है, जो तना होता है वो मोटा होता है, और जूस की जो मात्रा है, जो जूस की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है, जो जूस की मात्रा होती है वो जूस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। ट्रॉपिकल केन या नोबेल केन के नाम से इसको जानते हैं। इसमें टूयन 80 होते, तना मोटा होता है और जूस ज़्यादा होता है। दूसरा स्पीसीज हम लोग लिखेंगे सेकेरम बारवेरी, सेकेरम बारवेरी। अब सेकेरम बारवेरी के केस में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं भारतीय गन्ना। क्या लिखेंगे, भारतीय गन्ना लिखेंगे, सेकेरम बारवेरी। इसमें टूयन कितना होता है, तो टूयन की अगर हम बात करते हैं तो 82 से लेकर के 124 तक होता है। और इसका तना जो होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, तना जो होता है पतला होता है, और जूस की मात्रा कम होती है, जूस की मात्रा कम होती है किसकी अपेक्षा, ट्रॉपिकल केन की अपेक्षा जो जूस की मात्रा होती है वो कम होती है। तीसरा जो गन्ना है सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम साइनेंसिस। तो सेकेरम साइनेंसिस से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, इसको बोलते हैं चाइनीज गन्ना। क्या बोलते हैं, चाइनीज गन्ना इसको बोलते हैं। आ गई बात समझ में। इसमें टूयन कितना होता है, टूयन 118 होता है, और तना कैसा होता है, तना टेढ़ा मेढ़ा होता है। कैसा, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब जिगजैग तना होता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिगजैग आकार का या जिगजैग शेप में स्टेम किसका होता है, तो चाइनीज गन्ने का होता है। और जूस की जो मात्रा होती है वो इसमें भी कम होती है, किसकी तुलना में, ट्रॉपिकल केन या नोबेल केन की तुलना में। ये तीन स्पीसीज हैं जो गन्ने की उगाई जाती हैं, ठीक है। और दो स्पीसीज ऐसी हैं जो गन्ने की नहीं उगाई जाती। वो कौन कौन सी हैं, एक है सेकेरम स्पॉन्टेनियस, सेकेरम स्पॉन्टेनियस, सेकेरम स्पॉन्टेनियस और सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टा, सेकेरम रोबस्टा, सेकेरम स्पॉन्टेनियस। ये क्या है, जंगली स्पीसीज है। सेकेरियम स्पॉन्टेनियस जो है ये गन्ने का पूर्वज है। क्या है, गन्ने का पूर्वज माना जाता है, जिसको हम लोग पतावर कहते हैं अपने क्षेत्र में।
एंसेस्टर ऑफ शुगर केन, इसको गन्ने का पूर्वज बोला जाता है। ध्यान देना, इसको नोट कर लेना। सेकेरम स्पॉन्टेनियस जिसको कांस कहते हैं, क्या होता है ये? कांस कहलाता है। आज के समय में इसको हम कांस कहते हैं और ये खरपतवार की श्रेणी में आ चुका है, गन्ने की श्रेणी में नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ तक हमने शुगर केन के बारे में चर्चा कर ली कि जो स्पेसीजे हैं वो इस प्रकार से स्पेसीज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं गन्ने की इल्ड पर चर्चा कर लेते हैं और इसका नोवेलाइजेशन हम लोग कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इल्ड पर बात करते हैं, गन्ने का उपज, और उपज के बाद हम इसका नोवेलीकरण कर लेते हैं, नोवेलाइजेशन कर लेते हैं। तो गन्ने की जो उपज प्राप्त होती है वो हमको 800 से लेकर के 1000 क्विंटल, 800 से लेकर के 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें गन्ने के टुकड़े तने प्राप्त होते हैं, जिसका प्रयोग हम जूस निकालते हैं, उससे बहुत सारे सह उत्पाद बनाते हैं जो हम आपको पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम बताएंगे गन्ने का नोबलीकरण, नोवेलाइजेशन इन शुगर केन। गन्ने का नोबलीकरण, गन्ने का नोबलीकरण, नोबलीकरण, इसको अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? नोवेलाइजेशन इन शुगर केन, नोवेलाइजेशन इन शुगर केन या नोवेलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो गन्ने का नोबलीकरण हम क्यों किए? हमारे पास क्यों गन्ने का नोबलीकरण करने के लिए हम ये इतना ज़्यादा पैसा खत्म किए, इतना ज़्यादा समय लगाए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गन्ने का नोबलीकरण। तो गन्ने के नोबलीकरण कौन से संस्थान में हुआ, कौन से वैज्ञानिक किए? तो इसका जो नोबलीकरण है वो अगर हम संस्थान की बात करते हैं तो संस्थान में, कौन से संस्थान में हुआ? तो SBI कोयम्बटूर। तो गन्ने का जो नोवेलाइजेशन हुआ वो SBI कोयम्बटूर में हुआ। वैज्ञानिक कौन थे गन्ने का नोवेलाइजेशन करने वाले? वैज्ञानिक की बात अगर करते हैं तो कौन थे? तो TS वेंकटरमन, TS वेंकटरमन, और एक और साइंटिस्ट थे जो विदेशी थे, उनका नाम था CA बार्बर, CA बार्बर। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने गन्ने का नोवेलाइजेशन किया, नोबलीकरण किया। क्या होता है नोबलीकरण, इससे हम बात करते हैं। और नोबलीकरण जो होता है उसकी फर्स्ट गन्ने की जो हाइब्रिड निकाली गई, ये भी ध्यान देंगे। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक। अब इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि दो अंतर जाति के मध्य, दो अलग अलग जातियों के मध्य क्रॉस कराया जाए। फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ शुगर केन, तो कौन सी है? CO 205। CO 205 ये 1918 में जाके डेवलप हुई। कब? 1918 में विकसित हुई, 1918 में विकसित हुई। और ये पहली नोवेलाइजेशन वैरायटी है, पहली नोवेल केन की वैरायटी है। तो अब हम देखते हैं नोवेल केन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक स्पीसीज थी जिसका नाम था सेकेरम स्पॉन्टेनियस। सेकेरम स्पॉन्टेनियस नाम की एक स्पीसीज थी जिससे हम फीमेल पार्ट यूज किए। क्या यूज किए? जिसका हम फीमेल पार्ट यूज किए। और एक स्पीसीज हमारे पास थी सेकेरम, जो आगे हम बात करते हैं। जैसे एक इधर हम फीमेल पार्ट यूज किए सेकेरम ऑफिसेनेरम का, सेकेरम ऑफिसेनेरम का, ऑफिसेनेरम, इसका फीमेल पार्ट हम लोग यूज किए। और मेल पार्ट जो है वो सेकेरम स्पॉन्टेनियस का यूज किए। स्पॉन्टेनियस ये गन्ने की वाइल्ड स्पीसीज थी, इससे हमने क्या यूज किया? मेल पार्ट यूज किया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? ये जो सेकेरम ऑफिसिनेरम था ट्रॉपिकल केन था,
इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसका नोबेलाइजेशन करने के लिए? तो जो ट्रॉपिकल केन था ये डिजीज और इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंट नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, ये हाई टेम्परेचर में ग्रो होता था, साउथ इंडिया के लिए इसका जो क्लाइमेट था वो सुटेबल था, नॉर्थ इंडिया में अच्छा ग्रो नहीं होता था, तो नॉर्थ इंडिया के किसान परेशान थे। तो इसको पूरे इंडिया में अगर चाहे कि किसान उगा सके तो इसलिए इसका नोबेलाइजेशन किया गया। इसमें जूस की मात्रा बढ़ाई गई, इसके तने की मोटाई बढ़ाई गई और इसको टेम्परेचर ऐसा बना दिया गया कि ये हर टेम्परेचर में ग्रो कर सकता है। और डिजीज और इंसेक्ट रेसिस्टेंट कहाँ से बना? यहाँ से, क्योंकि ये डिजीज और इंसेक्ट रेसिस्टेंट है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ? क्रॉस कराया गया और क्रॉस के बाद हमें फिलियल स्टेज F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इस F1 पीढ़ी से पुनः हम इसका क्रॉस करा दिए, किसका? सेकेरम ऑफिसिनेरम का। सेकेरम ऑफिसिनेरम का हम दोबारा क्रॉस करा दिए, किससे? F1 पीढ़ी से। ऐसे क्रॉस को हम क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस फर्स्ट। यहां पर हमको बैक क्रॉस फर्स्ट मिला, फिर हम इसका क्या किए? क्रॉस करा दिए दोबारा सेकेरम ऑफिसिनेरम। इस प्रकार से हम इसका क्रॉस कराते रहे और हमें जब डिजायरेबल कैरेक्टर प्राप्त हो गए तो हम इसके क्रॉस को रोक दिए और यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ VC2, मतलब बैक क्रॉस 2। अब ये बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस आपको पता ही होगा कि जब कभी भी हम किसी भी पेरेंट से करा दे, चाहे डोमिनेंट हो रिसेसिव हो, तब हम क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। और सिर्फ अगर रिसेसिव पेरेंट से हम दोबारा की क्रॉस कराएंगे F1 पीढ़ी का, अगर सिर्फ रिसेसिव से कराएंगे वो टेस्ट क्रॉस होगा, या रिसेसिव या डोमिनेंट किसी से भी करा देंगे तो बैक क्रॉस होता है। ऐसा किसने किया? बार्बर और बेंकेट रमन ने इसका F1 प्राप्त किया F1 को, फिर हम डोमिनेंट से करा दिए, मतलब किसी भी पेरेंट से हम यहाँ पर डोमिनेंट को ले लिए, फिर डोमिनेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें कैरेक्टर लेने थे। ऑफिसिनेरम को ही हमें अच्छा बनाना था, इसको अच्छा नहीं बनाना था क्योंकि इसमें जूस की मात्रा कम होती है, जंगली टाइप की वैरायटी होती है, ये कल्टीवेटेड वैरायटी थी, परंतु नॉर्थ इंडिया में अच्छा ग्रो नहीं होती थी, इसलिए हमने इसका क्या किया? नोबेलाइजेशन किया। तो आज का अपना जो क्लास है शुगर केन का वो यहीं पे समाप्त होता है। कल अपने पढ़ेंगे चुकंदर की खेती। कुछ पार्ट बच रहा था जिसको हमने आपके बीच में कवर कर लिया। ठीक है।